नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े विविध व्यवसायों जैसे कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और भी बहुत कुछ। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, कुछ जानकारियां नए तौर पर साझा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। मैं हूं आपके साथ रजनी राय। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने हेतु सरकार देगी अनुदान। ठंड में दुधारू पशुओं का रखे खास ख्याल। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी मैनुअल पैडी थ्रेशर मशीन। राज्य सरकार द्वारा किसानों के फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई प्रोजेक्ट लगाने पर किसानों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के निदेशक श्री नंद किशोर ने बताया कि इस ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इनपुट खर्च भी कम होता है। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना पर 90% सब्सिडी दे रही है। जो ड्रिप इरिगेशन की योजना है ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें केवल पानी की बचत ही नहीं होती है, इससे जो कृषि उत्पाद होता है उसका उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ता है, और जो कृषि उत्पाद का क्वालिटी होता है वो भी बहुत बेहतर होता है। पशुपालक भाई बहनों, ठंड के बढ़ते प्रकोप से अपने पशुओं को सुरक्षित रखें, अन्यथा उनके दुग्ध उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनके रहने के लिए स्थान को घेर कर रखें, साथ ही उनके चारे के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था रखना जरूरी है। विशेष जानकारी पशु वैज्ञानिक सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार से। आप पशु को शाम के पहले, धूप सूर्यास्त होने के पहले घर में रख दें, अंदर कर दें, जूट के बोरे की ओढ़नी बना के उनके शरीर पर डालें, ठंड हवा आपकी गौशाला में सीधा प्रवेश न करने जाए, ये देखें। छोटे बच्चे कटरे कटरियों का विशेष ख्याल रखें, आजकल उनकी बिछाली बिछा कर रखें। अगर नीचे का स्थान गीला है, रात में बैठ जाएंगे तो फिर उनमें उनको ठंड लगने की समस्या या निमोनिया हो जाती है, तो इसका भी विशेष ख्याल रखने की आजकल आवश्यकता है। किसान भाई बहनों, यदि आप धनिया के उत्पादन से जुड़े हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जैसे कि इसके उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उस स्थान पर जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हींग सोना, जो देशी प्रभेद है, इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का सौरभ भी लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेंगे। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली आदि, जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2, रश्मि आदि। किसान भाई बहनों, सफलता की कहानियां प्रेरित तो करती ही हैं, साथ ही एक नई ऊर्जा से लवरेज भी करती हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुकुंदपुर गांव, जिला वैशाली के प्रगतिशील और कर्मठ किसान देवेंद्र प्रसाद सिंह से, जो कि जैविक तरीके से कद्दू और खीरे की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।
आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैंने जैविक खेती के रूप में जैविक से ही पूर्ण रूप से खेती किया है। कद्दू का है, खीरा का है। इसमें जो है लागत तो बहुत कम पड़ रहा है अभी, लेकिन मुनाफा इससे जो है से ज़्यादा होने की संभावना है। किसान भाई बहनों, कृषि उपकरण हमारे काम को काफी आसान बना देती है। ऐसे ही एक उपकरण है मैनुअल पैडी थ्रेसर, जो कि धान के दानों को छुड़ाने का काम करता है। कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी खरीद पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए ज्यादा स्थान या धन की भी जरूरत नहीं होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, जाना आपने मंडी का भाव भी, और सफल किसानों की सफलता के राज से भी रूबरू हुए आप। आशा करते हैं कि इससे आपको भी एक नई ऊर्जा महसूस हुई होगी। ऐसे ही आपकी भी सफलता की कहानी हम कभी ला सकें, ये कोशिश होगी हमारी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार में हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे कैसे मधुमक्खी पालन है एक लाभदायक व्यवसाय। किसान बंधुओं नमस्कार।
शहद और इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण के बारे में हम सभी परिचित हैं। यह जितना मिठास होता है, इसमें जितना मीठापन होता है, यह बाज़ार में उतना ही महंगा बिकता भी है। ऐसे में अगर किसान मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो वह अपने लिए, खुद के लिए आय का एक अतिरिक्त जरिया खड़ा कर लेते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन आय का एक अच्छा स्रोत है इसके बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय के सहायक प्राध्यापक वीर बहादुर सिंह। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि जब कोई किसान मधुमक्खी पालन शुरू कर रहा हो तो शुरुआती तौर पे उन्हें किन व्यवस्थाओं को उसे करना पड़ता है? राम राम किसान बंधु, आज मैं बात कर रहा हूं जो मधुमक्खी पालन पे। ये अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है, अगर वो मधुमक्खी पालन पे या किसान है जो खेती कर रहा है उसके साथ अगर मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि मधुमक्खी जैसे नाम सुनते हैं तो मधुमक्खी से नाम से डर लगता है, इसको डर न लगे और अच्छा से उसको हम पालन कर सके, इसके लिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी किसान बंधु अगर प्रशिक्षण लेता है तो आसानी से इस व्यवसाय को कर सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से इसकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। प्रशिक्षण के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो अगर उसको लेकर अगर आप उद्यान विभाग बिहार सरकार में अगर जाते हैं तो आपको जब बॉक्स लेते हैं उत्पादन के लिए तो उस पे आम आदमी को 70% अनुदान और अनुसूचित जनजाति को 90% अनुदान की फैसिलिटी सरकार द्वारा दी गई है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो शुरुआत कर रहे हों तो कितने बॉक्स से वो शुरुआत कर सकते हैं और न्यूनतम इसमें कितनी लागत लग जाती है? देखिए, इसमें है कि अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंटरेस्ट कैसा रखता है, उसके अनुसार वो कम से कम तो बक्स से है कि 5 से 10 से शुरू कर सकता है। अगर 5 बक्स से शुरू करता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये में उसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर वो 10 बक्सा रखता है तो जिस तरह से बक्स वो बढ़ा के शुरुआत करता है उस तरह से उसको पूंजी जो है अधिक लगानी पड़ेगी। लेकिन हम कहेंगे कि जब भी शुरुआत करे तो वो थोड़ा कम से करे, क्योंकि और जब शुरुआती के जो समय होगा वो उसको समय देख के कि वो शुरुआत करे कि कब हमको शुरू करना चाहिए। जब प्रशिक्षण आप लेते हैं तो प्रशिक्षण में के समय ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे बिहार रीजन के लिए हम लोग बताते हैं कि अक्टूबर से नवंबर माह इसके लिए उपयुक्त है, जो कि कोई भी मधुमक्खी व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उस समय कर सकता है। सर, जैसा आप बता रहे थे कि अक्टूबर में नवंबर में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूँकि बॉक्स का ही इसमें पूरा योगदान है, तो जब वो बॉक्स खरीद रहा हो तो उस पर क्या ध्यान रखे और क्या बॉक्स ये बाज़ार में मिल जाता है या किसी जो मधुमक्खी पालन कर रहे हों उनके पास मिलता है? जी, तो इसमें मैं मधुमक्खी पालक में जो आना चाहते हैं, पालने के लिए जो आना चाहते हैं, उसमें मेरा कहना है कि एक तो प्रशिक्षण के द्वारा बताया जाता है कि जब भी आप बॉक्स खरीदिए वो किसी बढ़िया मधुमक्खी पालन है या कृषि विज्ञान केंद्र से आप बॉक्स खरीदिए या किसी भी कृषि महाविद्यालय में अगर बॉक्स वहाँ किसी उपलब्ध है तो वहाँ से खरीद लीजिए। अब बात आती है कि मधुमक्खी जब हम बॉक्स ले रहे हैं तो उसमें कौन सा ध्यान रखेंगे। उसमें सबसे है कि हर बॉक्स में ये ध्यान रखना है कि रानी होनी चाहिए। रानी के होना अति आवश्यक है। अगर रानी नहीं है तो बॉक्स बेकार है, क्योंकि रानी का ही काम है, अंडा देती है और पूरे पॉपुलेशन को बढ़ाती है, और जितने भी जनसंख्या उसमें रहेगा उतना आपको अधिक से अधिक शहद का निर्माण होगा। तो रानी नई होनी चाहिए। और खोल के ये भी बक्स के देख लिया जाता है लेते समय कि कहीं उसमें
बेचने वाले ने गलत फ्रेम नहीं ना डाल दिया है, ताकि जब बॉक्स आप लेंगे तो उसमें 6 से 7 फ्रेम होता है एक बॉक्स में। तो बॉक्स में बेचने वाले क्या करते हैं कि ख़राब ही फ्रेम डाल देते हैं, सड़ा हुआ हो। तो ये सब लेते समय देखना चाहिए, बिना रानी के, और उसमें खाना रहना चाहिए और अंडा वाला बॉक्स होना चाहिए। सर, आप जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी मैं मधुमक्खी पालकों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसमें जो तापक्रम होता है वो 10 से 15 डिग्री आ जाता है, जिसमें मधुमक्खी को ठंडी से उसकी मरने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो वो अपने बॉक्स के ऊपर जूट की बोरी अवश्य रख दे, ताकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका तापक्रम को मेंटेन रखे और उसको ठंडी से बचाए। और जब भी उनको ऐसा ये होता है कि मधुमक्खी हमारी बाहर नहीं जा रही है, जब ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होता है तो उसमें मधुमक्खी बाहर में नहीं जाती है काम करने, वैसे जगह पे उनको कृत्रिम भोजन भी देना आवश्यक है, ताकि उसकी जनसंख्या को मेंटेन किया जा सके और समय पे जैसे भी तापक्रम बढ़ेगा तो अधिक से अधिक शहद की प्राप्ति कर सकें। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और मधुमक्खी पालन को लेकर बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। मधुमक्खी पालन में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप भी पूरा लाभ ले सकते हैं और साथ ही इसे मुख्य व्यवसाय के तौर पे ना भी करें तो सहायक व्यवसाय के तौर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां एक और विशेषज्ञ हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो हमें देंगे जानकारी गेहूं की फसल में समसामयिक प्रबंधन के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विकास औलिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के लिए बेहद ही खास गेहूं का समसामयिक प्रबंधन, जिसके अंदर हम पटवन से लेकर उर्वरक की उपयोगिता तक हम बात करेंगे। और ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ केवीके बिरौली समस्तीपुर से विषय वस्तु विशेषज्ञ मिस भारती उपाध्याय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम कि हमारे किसान भाइयों के लिए आप बताइए कि गेहूं का समसामयिक प्रबंधन क्या होना चाहिए, जिसमें कि सिंचाई, उर्वरक का उपयोग सारा ही कुछ सम्मिलित हो। मैम नमस्कार। गेहूं हमारे देश एवं राज्य के मुख्य खाद्यान्य फसलों में से हैं जो रबी सीजन में उगाई जाती है और मुख्य रूप से उर्वरक, सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण को हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम उर्वरक प्रयोग की बात करते हैं तो हमें संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाई, संतुलित मात्रा में हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने खेतों का मिट्टी जांच करवा रखेंगे। तो किसान भाइयों, मिट्टी जांच करवा कर ही अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग करें। और गेहूं में अच्छी पैदावार लेने के लिए डीएपी, यूरिया एवं म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक एनपीके का स्रोत के रूप में आप लोग व्यवहार कर सकते हैं। और डीएपी का 53 किलो 1 एकड़, यूरिया 88 किलो 1 एकड़ में और म्यूरेट ऑफ पोटास 26 किलो प्रति एकड़ के दर से उपयोग करने से अच्छा पैदावार मिल सकता है। किसान भाइयों, इसमें डीएपी का कुल मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटास का कुल मात्रा एवं यूरिया का 44 किलो बुआई के समय में ही डालेंगे और शेष यूरिया भाग हम 2 भागों में उपरिवेशन करेंगे। पहला भाग 22 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रथम सिंचाई जब करेंगे उसके बाद हम उपरिवेशन करेंगे और शेष 22 किलो हम दूसरा सिंचाई जब करेंगे उस समय हम इसका उपरिवेशन करेंगे। किसान भाइयों, एनपीके के साथ इसमें गेहूं के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और गेहूं के लिए जिंक एवं बोरॉन ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जिंक के लिए किसान भाई जिंक सल्फेट, जिसमें 21% जिंक का मात्रा होता है, उसका 10 किलो प्रति एकड़ के दर से बुआई के समय में डालें या उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 2 किलो, उसके साथ 1 किलो भुजा हुआ चूना, उसको 400 लीटर में घोल तैयार कर कल्ले की अवस्था में गेहूं में इसका छिड़काव कर सकते हैं। मैम, उर्वरक के अलावा एक जानकारी और भी आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ भी किसान लोग क्या कर रहे हैं कि देखा देखी बगल वाला पड़ोसी पटवन अगर कर रहा है तो हम भी कर रही है। वो ये नहीं सोचते कि हमारे खेत को जो है पटवन की आवश्यकता है या नहीं है। तो पटवन की किन किन स्थितियों में मुख्यतः आवश्यकता होती है और कैसे कितना पटवन करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं में हमें हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए और जब सिंचाई करें तो ये ध्यान दें कि खेतों में जल जमाव ना हो। जल जमाव अगर 10 घंटे के बाद भी अगर जल जमाव खेतों में रहता है तो हमारे पौधे पीले पड़ सकते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो खेतों में सिंचाई उतना ही करें जितना हमारे फसल को ज़रूरत है। किसान भाइयों, सिंचाई करने का तरीका आप लोग जो सरफेस इरिगेशन करते हैं उससे हमारा क्या होता है कि बहुत सारे पानी क्या होते हैं लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे खेतों से बह जाते हैं, कुछ पानी हो जाते हैं वाष्पीकरण हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पानी पौधे को मिलना चाहिए वो उतना नहीं ले पाता है। तो उसके लिए आप लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन उस खेत में आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो पानी अवशेषण करने का जो क्षमता है वो 75 से 80% तक होता है। इसमें हमारा पानी जो हम सिंचाई देते हैं वो
लॉस भी नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर किसान भाई अगर क्यारी विधि से अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उन विधि में भी हमारा पानी का 10 से 15% पानी का बचत होता है, क्योंकि उसमें क्यारियां बना करके उसमें नालियों में सिंचाई की जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा उसमें पानी का बचत होता है। किसान भाइयों, गेहूं में पटवन करने के लिए हमें उसका अवस्था, किस अवस्था में हमें सिंचाई करना है, उन पे भी बहुत फोकस्ड होना है, उसको ध्यान देना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गेहूं में जो समय होता है वो होता है शीर्ष जड़ निकलने के समय। मैम एक प्रश्न और भी उठता है मैम कि जैसे रबी फसल के अंदर गेहूं है तो कई बार उसमें से और भी अननेसेसरी बहुत सारे ऐसे पौधे आ जाते हैं जिसे कि हम लोग नहीं चाहते हैं, और वो हमारे फसल पर भी जो है काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारे फसल की जो क्वालिटी है मैम उस पर उसका बुरा असर पड़ता है, जिसे कि हम खरपतवार भी कहते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूँ की फसल में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए मैम? गेहूँ में अगर खरपतवार आ जाते हैं उससे 25 से 30% तक हमारे पैदावार में कमी हो सकती है। इसीलिए किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण गेहूं में अति आवश्यक है। और शुरू के समय मीन्स 30 से 40 दिन का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन समय अगर किसान भाई खरपतवार मुक्त अगर अपने खेतों को रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे पैदावार उसमें लेंगे। मैम आपने आज के इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आज के इस कार्यक्रम में आपसे दी हुई जानकारी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ लाभ वो ले पाएंगे मैम। ऐसी ही और भी जानकारियां, कुछ नए विषय, नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे फिर हाजिर कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।